everyone, this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss another chapter from class 6, that is chapter 16, garbage in and garbage out. So if you have missed the explanation of other chapters, the link for the playlist of class 6 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Okay, so the name of the chapter is garbage in and garbage out. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि garbage होता क्या है. So the useless waste material produced at homes, shops, schools, offices, etc. is called garbage. तो बेसिकली क्या है, जो यूजलेस वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल जो कि यूज़ नहीं होते, जिनको हम फेंक देते हैं, उनको हम गार्बेज कहते हैं. ठीक है. नाउ गार्बेज कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. गार्बेजेस में बहुत डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं और वो चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से तैयार हो सकती हैं. फॉर सम सब्सटेंसेस विच फॉर्म गार्बेजेस आर, तो कुछ सब्सटेंसेस जो कि गार्बेज फॉर्म करते हैं, उनके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं. जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गया, विच इज़ यूज्ड पैकिंग ग्रेन, पल्सेज एंड रैपिंग. तो उसको जब हम अनपैक करते हैं, रैपिंग को जब हम अनपैक करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको हम फेंक देते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग अ गार्बेज राइट नाउ. ठीक है. देन ग्राउंड नट शेल्स, जब हम ग्राउंड नट के जो शेल्स होते हैं, ग्राउंड नट्स को निकाल के जो उसका शेल होता है, वो भी एक तरीके का वेस्ट हो गया, तो वो भी एज अ गार्बेज ट्रीट किया जाता है. वैसे ही वेस्ट पेपर और थिंग्स मेड ऑफ पेपर सच एज रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स, वो भी है जब हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, तो उसको हम एज अ वेस्ट देखते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ garbage. Now, what will happen if the garbage is not removed from our surroundings? क्या होगा अगर हम इन गार्बेजेस को अपने सराउंडिंग से नहीं हटाएंगे, रिमूव नहीं करेंगे? So what will happen? If the garbage is not removed from our homes and from the surroundings, it will be dirty everywhere. तो अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, गार्बेज नहीं हटाएंगे, तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी, साफ़ सुथरी नहीं रहेगी. अब सर्टेन कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं गार्बेज में जो कि सड़ जाते हैं और फिर एक बहुत ही गंदी सी स्मेल पैदा करते हैं. दैट विल गिव यू अ फॉल स्मेल. ठीक है. अब फ्लाइज एंड मस्कीटोज क्या करेंगे, उन गंदी चीज़ों पे ब्रीड करना स्टार्ट करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. रैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा विल मूव अराउंड फ्रीली. सर्टेन डिजीजेज माइट स्प्रेड. So it is important that the garbage from homes and from our surrounding must be removed regularly. तो फ्लाइज और मस्कीटोज जब वहाँ पे ब्रीड करेंगी तो उनकी वजह से डिजीजेस फैलेगी, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास हमेशा साफ़ सुथरा बना रहे. हमारे आसपास जो डर्टी है, जो डर्ट है, जो वेस्ट है, जिनको हम एज अ गार्बेज ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारे आसपास ना रहे. उनको हम रेगुलरली साफ़ करें, रिमूव करें फ्रॉम अवर सराउंडिंग एंड from our homes. ठीक है. Now let's discuss about nature of the constituents of garbage. ठीक है. अब हम बात करेंगे जो गार्बेज जिन चीज़ों से तैयार होती है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको बेस करके वो मटेरियल्स, उनका नेचर कैसा होगा. ठीक है. उन मटेरियल्स का नेचर हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है. तो पहला हो गया यूजफुल मटेरियल्स. नाउ व्हाट आर दीज? Materials or substances present in the garbage that can be reused after proper treatment are called useful components of the garbage. अब कुछ गार्बेजेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम प्रॉपर वे में दोबारा से ट्रीट करें तो उनको एज अ गार्बेज नहीं, एज अ यूजफुल प्रोडक्ट हम दोबारा से हमें वो मटेरियल मिल सकता है फॉर आवर यूज़. ठीक है. तो इसीलिए हम उसको यूज़फुल मटेरियल कहेंगे. ठीक है. येस, इट इज़ बीइंग यूजलेस, वो एक बार यूजलेस हो चुका है तो वो एज अ वेस्ट हम उसको देखते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो नाउ दे विल बी वेरी मच यूजफुल. they will be no longer useless. So those materials are called useful materials. Examples क्या हैं? Certain plastics,
ब्रोकन ग्लास पीसेस, देन वेस्ट पेपर, क्लोथ्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एक्चुअली यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इन सब प्लास्टिक बैग्स को या फिर जो हमारे वेस्ट पेपर एंड क्लॉथ्स है उसको अगर हम दोबारा से सही से ट्रीट करें तो हम उसको एज अ यूज़फुल मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। नाउ यूजफुल मटेरियल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी रिसाइकल्ड। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स होते हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। मीन्स वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते और उनको रिसाइकल किया जाता है, मीन्स दोबारा से उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदला जा सकता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल है नॉन यूजफुल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। तो पहले हमने बात की यूजफुल मटेरियल्स की, अब हम बात करेंगे नॉन यूजफुल की। नाउ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द गार्बेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड आर कॉल्ड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेजेस। तो वैसे मटेरियल्स गार्बेज के जो दोबारा यूज में नहीं लाए जा सकते उनको हम कहेंगे नॉन यूजफुल। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि किचन वेस्ट हो गया, एनिमल डंक हो गए, ये सब अदरवाइज नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज है, ठीक है। नाउ दीज वेस्ट materials however can be converted into useful products such as vermi compost, बायोगैस एक्सेट्रा। अब वैसे तो ये जो एनिमल डंक है या फिर जो किचन वेस्ट है हमारे, वो सब किसी और काम में नहीं लाए जा सकते, लेकिन इनको दोबारा एक नई चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है, नई यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गए, बायोगैस हो गया। अब ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो नॉन यूज़फुल मटेरियल्स है जनरली वो क्या होते हैं? वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि रिसाइकल नहीं किए जा सकते। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वर्ड का जिक्र किया है, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट आर biodegradable materials or substances. So first, looking into non-biodegradable, these materials which cannot be broken to non-toxic harmless substances by bacterial action even after long time are called non-biodegradable materials. Means वैसे मटेरियल जिनको हम नॉन टॉक्सिक या हार्मलेस सब्सटेंस में बैक्टीरिया के एक्शंस के द्वारा भी बहुत लंबे समय के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। नाउ द डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट मटेरियल इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि वो हम डिकम्पोज ही नहीं होते, वो सड़ते ही नहीं है कि वो मिक्सअप हो जाए हमारे सॉइल के साथ, ठीक है। तो इनके डिस्पोजल से बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल waste? Those are plastic, DDT, glass, certain kinds of detergents, paints, ये सब हो गए हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की। अब जो मटेरियल्स हम नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं बैक्टीरिया के एक्शंस की हेल्प से, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। मीन्स बैक्टीरिया के एक्शन के हेल्प से वो छोटे ब्रोकन डाउन हो जाते हैं नॉन टॉक्सिक एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस में, ठीक है। वो हमारी कोई हार्म नहीं करते, हमारे नेचर को कोई हार्म नहीं करते, हमारे हेल्थ को कोई हार्म नहीं करते, एंड दैट कैन बी डन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो दोज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स कैसे हैं? जैसे कि काउ डंक, एग्रीकल्चरल वेस्ट including the kitchen waste, then paper, cotton clothes, dead and decaying animals, these are all biodegradable materials. Means वो bacterial action की मदद से decompose हो जाते हैं, ठीक है, degrade हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने जो नेचर है गार्बेज का उसके बारे में जाना है, तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे उन गार्बेज के साथ डील करें बाय नोइंग द मटेरियल्स दे आर फॉर्मिंग ऑफ,
ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डीलिंग विथ गार्बेज. नाउ द गार्बेज फ्रॉम अवर होम इज टेकन टू द बिन्स बाय अवर डोमेस्टिक गार्बेज कलेक्टर्स. तो जो हमारे घर से जितना भी गार्बेज होता है, जितना भी वेस्ट होता है, वो हमारे जो गार्बेज कलेक्टर बिन्स होते हैं, जो हमारे गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं लोकेलिटी में, वो लोग उस गार्बेज को कलेक्ट करके बिन तक ले जाते हैं. ठीक है. ना अब बिन्स से क्या होता है, द गार्बेज इज टेकन इन ट्रक टू नियर बाई लो लाइंग एरियाज कॉल्ड लैंडफिल. अब उन बिन्स से गार्बेज को ट्रक के द्वारा एक लो लाइंग लैंड पे लेके जाया जाता है, जिसको कहा जाता है लैंडफिल. ठीक है. मीन्स वो नॉर्मल जो हमारा लेवल होगा सॉइल का, उससे बहुत ज़्यादा कम होता है. तो वैसे लो लाइंग एरिया में लेके जाया जाता है उस पूरे गार्बेज को ट्रक में करके. ठीक है. नाउ द लैंडफिल्स आर लोकेटेड इन सम रिमोट एरिया फार अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज. अब ये जो लैंडफिल्स होती हैं वो जो पॉपुलेटेड होती है, मीन्स जो रेसिडेंशियल एरियाज होती है, उससे बहुत ज़्यादा दूर होती है. ठीक है. The garbage is spread over the entire area of landfill. अब गार्बेज को पूरी एंटायर जगह पे, जहाँ पे वो नीची ज़मीन होती है, लो लाइंग एरिया होता है, उस जिसको हम लैंडफिल कह रहे हैं, उस लैंडफिल में इक्वली पूरी तरीके से स्प्रेड आउट कर दिया जाता है गार्बेज को. When it get filled, it is covered with a layer of soil and leveled off. जब वो पूरा फिल हो जाता है तो उसके ऊपर से एक मिट्टी का लेयर दे दिया जाता है एंड उसको कवर कर दिया जाता है. ठीक है. द होल एरिया इज देन कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेइंग ग्राउंड. अब पूरे एरिया को, जैसे कि वो नॉर्मल सॉइल के लेवल से पूरा इक्वलाइज्ड हो जाता है, तो लेवल हो जाता है, तो उसको एक प्लेग्राउंड के रूप में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ठीक है. नाउ जनरली यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज आर सेपरेटेड मोस्टली मैनुअली एंड डिकम्पोज्ड ऑफ फॉर रिसाइकलिंग. अब उनमें से गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले जो उसके यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, उनको सेपरेट कर लिया जाता है एंड उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज विच रॉट इन शॉर्ट टाइम एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट एट अ साइट नियर बाई टू द लैंडफिल. और जो गार्बेज, जो मटेरियल्स या जो कंपोनेंट है गार्बेज की, जो कि कुछ टाइम में ही सड़ जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनाने में लैंडफिल के आसपास. क्लियर है बात. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट अ पॉइंट ऑफ जनरेशन. मीन्स जब हमारा गार्बेज डेवलप हो रहा है, मीन्स गार्बेज बन रहा है, जो वेस्ट मटेरियल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसी टाइम पे उसको दो डिफरेंट में डिवाइड कर देना, डिफरेंट बैग्स में डिवाइड कर देना, मीन्स उसको सेग्रीगेट करना एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. जब भी वो पैदा हो रहे हैं, मतलब जब भी हम उसको एज अ वेस्ट कंसीडर कर रहे हैं, उसी मोमेंट में हम उसको सेपरेट आउट कर लें कि कौन सा यूज़फुल है या किसको किस जगह पे डिकम्पोज करना है. ठीक है. उस तरीके को बेस करके, उस आइडिया को, उस कॉन्टेक्स्ट को दिमाग में रखें, हम वेस्ट को पहले से ही क्लासीफाई कर लें. ठीक है. नाउ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज एट द लैंडफिल बाय हैंड इज हाईली नॉन हाइजीनिक एंड स्लो प्रोसेस. क्योंकि अगर हम लैंडफिल में ले जाने के बाद वहाँ से हम अगर पिक आउट करने लगे तो दैट इज़ अ वेरी मच नॉन हाइजीनिक, प्लस वो एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है, मीन्स उसमें एक बहुत लंबा समय लग जाएगा. ठीक है. सो द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस में बिकम विक्टिम ऑफ सर्टेन डिजीज. साथ ही में जो पर्सन वो काम कर रहा होगा, इतने सारे गार्बेज के बीच में से अगर उसको अभी सेपरेट आउट करना है कि किसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना है, किसको वर्मी कंपोस्ट के लिए रखना है, तो वो जो पर्सन ये काम कर रहा होगा उसको भी डिजीज़ हो सकता है, उसको भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है. सो टू प्रिवेंट इट हैज़ बीन सजेस्टेड टू कलेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सेपरेटली एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन. तो इस सिचुएशन को अराइज ना होने देने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या सजेस्ट किया जाता है कि जब हम वेस्ट मटेरियल, यूजलेस वेस्ट मटेरियल को एज अ गार्बेज ट्रीट कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे हम उनको सेपरेट कर ले ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कि कौन सा यूज़फुल है, कौन सा नॉन यूज़फुल है, या फिर कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. उसके बेसिस पे ही हम अपने गार्बेज को क्लासीफाई करके वैसे स्टोर करें.
Clear? Now the collection of different components of garbage separately at the point of its generation is called segregation of the garbage. तो segregation of garbage का क्या definition हुआ कि एक ऐसे तरीके का कलेक्शन, गार्बेज का एक ऐसे तरीके का कलेक्शन की जो कंपोनेंट्स है उसको हम सेपरेटली फाइंड आउट करके सेपरेटली कलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ देयर जनरेशन. ठीक है, जब गार्बेज हम टर्म कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसी टाइम पे हम डिसाइड कर लेंगे उनके जो कंपोनेंट्स है वो कौन से कैटेगरी में जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको कलेक्ट करेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज. ठीक है ना. इस स्कीम के अकॉर्डिंगली मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर कलेक्टेड इन ब्लू बिन. ठीक है, दो बिन्स हैं हमारे पास, ब्लू एंड ग्रीन. तो जौन से जो मटेरियल्स रिसाइकल करने लायक होते हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे ब्लू बिन में. ठीक है, सो दिस वेस्ट विल बी सेंड डायरेक्टली फॉर प्रोसेसिंग, और इसको फिर इसीलिए डायरेक्टली हम प्रोसेसिंग के लिए भेज सकते हैं. एंड द किचन प्लांट या एनिमल वेस्ट उनको हम कलेक्ट करेंगे ग्रीन बिन में. ठीक है, क्योंकि ये वाले जो है रिसाइकल नहीं होंगे, इनको हम कंपोजिटिंग साइट के लिए भेज देंगे. क्लियर? मीन्स जब ये डिग्रेड होंगे तो ये कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे, इसीलिए उसको जहाँ पे कंपोस्ट हो सके वैसे साइट पे भेज देंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट द वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ देयर जनरेशन. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग. तो पहले देखते हैं कंपोजिटिंग क्या होता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ किचन एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिटिंग. मीन्स जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थे जिनको हम एज अ कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे किचन वेस्ट या एनिमल्स के जो वेस्ट है उनको सड़ा के उनको एज अ मैन्योर हम कन्वर्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कंपोजिटिंग. क्लियर? और उस मेथड को जब ये कंपोजिटिंग का जो मेथड है वो किसी रेड वॉर्म के हेल्प से होता है तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोजिटिंग. मीन्स द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोजिटिंग. अब जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं जिसको हम रेड वॉर्म्स कह रहे हैं वो फार्मर्स फ्रेंड कहलाते हैं. क्यों? बिकॉज दे कन्वर्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू मैन्योर्स. क्योंकि वो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उनको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, उनको खाद में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एज अ फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स को जो कि हम फर्टिलाइजर्स जो बाज़ार से ख़रीद के प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर बेटर ग्रोथ, वही काम जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर कर जाता है. और ये ऑर्गेनिक मैन्योर हम तैयार कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज अर्थ वॉर्म्स, दैट इज़ रेड वॉर्म्स. क्लियर? अब ये जो वॉर्म्स हैं उनको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए? Worms need moist organic material and a temperature of 13 to 25 degrees centigrade for their survival. और ये जो worms होते हैं they prefer to stay in dark environment. Clear? नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू सेपरेट वर्मी कंपोस्ट एंड द वॉर्म्स. अब जो वॉर्म्स है वो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके ऊपर ग्रो करते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं एंड देन वी गेट दिस वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, नाउ जो यूजफुल मैन्योर हमारा कन्वर्ट हुआ है इन वॉर्म्स की वजह से उस मैन्योर को हमें चाहिए एक्सट्रैक्ट करना है एंड नॉट द वॉर्म्स. सो व्हाट वी विल डू टू सेपरेट द वर्मी कंपोस्ट, दैट इज द यूजफुल मैन्योर दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड from that of the worms. Now one simple method to separate worms from the vermicompost is to place some waste food in the darker corner of the pit. तो एक तो मेथड ये हो गया कि जो कुछ सम वेस्ट जो फूड है उसको डार्क कॉर्नर में, उस गड्ढे के डार्क कॉर्नर में हम प्लेस कर दें ताकि वर्म्स जो है ऑल द वर्म्स विल मूव टुवर्ड्स दैट कॉर्नर. ठीक है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि वर्म्स को डार्क एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, तो अगर हम किसी डार्क कॉर्नर पे फूड को रख देते हैं तो सारे वर्म्स उस तरफ मूव कर जाएंगे और हमें वहाँ से वर्मी कंपोस्ट ईजिली मिल जाएगा. नाउ द वर्म्स फ्री कंपोस्ट कैन बी यूज्ड, then be removed and can be used after that.
ठीक है। नाउ द सेपरेटेड वर्म्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मोर कंपोस्ट। अब जो हमने वर्म्स ऑलरेडी सेपरेट कर लिया है तो वहाँ पे हम और भी ज़्यादा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको डाल के और भी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उन वर्म्स को हमने जो अपने वर्मी कंपोस्ट थे ऑलरेडी वहाँ से सेपरेट आउट कर लिया है, ठीक है। नाउ व्हाट डू रेड वर्म्स ईट? रेड वर्म्स खाते क्या है? रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते। दे ग्राइंड देयर फूड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड। तो वो कैसे अपने खाने को ग्राइंड करते हैं? उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है गिजर्ड, उसकी मदद से दे ग्राइंड देयर फूड। नाउ वर्म्स ईट वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ही सेवन करते हैं, मीन्स दे ईट द ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक पेपर, manure, fruits, vegetable waste, coffee and all those stuff. Worms prefer a slightly acidic pH that is about 6.5, मीन्स उनके सर्वाइवल के लिए जो खाना और जो एटमॉस्फेयर उन्हें चाहिए, एटमॉस्फेयर विल बी एसिडिक और खाना जो है दैट शुड बी ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ही दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कंपोस्ट, इसीलिए दे विल ब्रीड ऑन दोज ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्लियर है बात? तो अब तक हमने बात की जो कि थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको हम एज अ कंपोस्ट, एज अ वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं उन मटेरियल्स, उन कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेजेस की जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिसाइकलिंग। सो reprocessing certain waste materials to obtain it in its usable form is called recycling. Usable form means जो nearly original की तरह ही होगा, means कुछ materials को दोबारा से process करके उनको उस रूप में दोबारा से पाना जहाँ पे हम उसको as a original way में दोबारा से use कर सके, उस process को हम कहेंगे recycling, ठीक है। नाउ थिंग्स जो कि रिसाइकिल किए जा सकते हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन से हैं? जैसे कि एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब्स ऑफ एल्यूमिनियम, या फिर न्यूज़पेपर वेस्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, एम्प्टी ऑयल टिन, पीवीसी शूज़ एक्सेट्रा, इन सबको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। अब रिसाइकलिंग से क्या होता है? रिसाइकलिंग कंजर्व्स नॉट ओनली नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज बट ऑल्सो रेन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। जैसे कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वेस्ट सेव्स ट्री, तो हम जब रिसाइकिल कर रहे हैं तो सिर्फ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स को ही सेव नहीं कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को भी सेव कर रहे हैं जिनको दोबारा से रेन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे कि जब हम पेपर वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं तो हम ट्रीज़ बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रीज़ जिस तरीके से काटे जाते हैं तो दैट कुड देयर विल बी अ स्टेज व्हेन देयर विल बी नो मोर ट्रीज़। सो इसीलिए ट्रीज़ को सेव करने के लिए हम पेपर वेस्ट को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। देन रिसाइकलिंग ऑफ मेटल या फिर ग्लास एक्सेट्रा सेव्स एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल वेव सेव्स एनर्जी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो अब जब हम किसी मेटल को या ग्लास को दोबारा से रिसाइकल करते हैं तो हम बहुत से एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी से क्या मतलब है कि जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिन एनर्जीज़ का यूज़ किया जाता है उसको हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम दोबारा से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो मेटल हमारे पास है उसी को दोबारा से रिसाइकल कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सेव मच ऑफ एनर्जी एंड दैट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय using the process of recycling. Clear? Now recycling of paper, only the paper used in newspaper, magazine, books, notebooks etc. can be recycled. Shining plastics, metal coated papers cannot be recycled. अब जिन पेपर्स में और भी ज़्यादा मिक्सचर ऑफ थिंग्स है जैसे कि शाइनिंग प्लास्टिक्स या फिर मेटल कोटेड पेपर्स है उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। हम सिर्फ पेपर्स जो कि न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या बुक्स या नोटबुक्स मीन्स जो रॉ पेपर्स हैं हमारे पास, हम उन्हीं को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिक अ बून और अ कर्स, जो कि एक बहुत ही मेजर पार्ट ऑफ डिस्कशन हमारा आज के टाइम पे बनता है कि जो प्लास्टिक है वो बून मीन्स एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है, ठीक है, मीन्स एक अभिशाप है हमारे लिए।
क्यों ऐसी बात की गई है? क्योंकि प्लास्टिक जो है एज अ ब्लेसिंग भी बहुत सारे हम ऐसे एग्जाम्पल्स या फिर ऐसे पॉइंट्स हम मेक आउट कर सकते हैं जहाँ पे प्लास्टिक जो है एक ब्लेसिंग है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो लाइट वेटेड होती है एंड इसीलिए उसको हम बहुत से काम में बहुत सी जगह पे कैरी कर सकते हैं. सो प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट एंड आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मॉइस्चर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसलिए प्लास्टिक्स क्या है, बहुत लंबे टाइम के लिए लास्ट करती हैं, इसीलिए हम उनको प्रिफर करते हैं टू स्टोर आवर थिंग्स. ठीक है ना. प्लास्टिक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट कलर्स में है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में है, शेप्स में है. ठीक है. सो हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं. मीन्स इन फैक्ट जो प्लास्टिक्स है दे आर वर्सिटाइल मटेरियल फॉर यूज़ इन अवर डेली लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज. मीन्स जो प्लास्टिक है वो हम अपने डे टू डे लाइफ में रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. बट हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि प्लास्टिक्स, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि वो सॉइल या मॉइस्चर से अट्रैक्ट नहीं होती. मीन्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं. ठीक है. तो मीन्स जब वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नेचर से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होगी, तो वो नेचर के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है, जहाँ पे आता है ये वर्ड कर्स. ठीक है. नाउ जो प्लास्टिक्स जिनको हम रिसाइकल भी करते हैं, अब वो जो रिसाइकल प्लास्टिक्स होंगी उनको हम अपने फूड मटेरियल्स स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो ये दो हो गए इसके ड्रॉबैक्स. साथ ही में अब जब ये ड्रॉबैक्स की बात कर ही रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बताया कि नेचर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो कैसे वो नेचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. सो प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय रॉन्गफुल यूज़ ऑफ प्लास्टिक. अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वो एज अ प्रॉब्लम हमें नज़र आएगी. कैसी प्रॉब्लम्स? वी जनरली थ्रो अवे प्लास्टिक बैग्स आफ्टर यूज़. हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स को जनरली जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं. नाउ दीज बैग्स गेट इन टू ड्रेन्स सीवर सिस्टम एंड ब्लॉक देम. अब ये जो बैग्स होती है वो हमारे सीवर सिस्टम में जाती है एंड उनको ब्लॉक कर देती है. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट डर्टी वाटर में स्टेगनेंट और स्पिल ओवर टू द सराउंडिंग एरिया. तो इससे क्या होगा, जो डर्टी वाटर है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा या फिर हमारे जो सराउंडिंग है आसपास वहाँ पे स्पिल्ड आउट हो जाएगा, वहाँ पे फैल जाएगा. ठीक है. दिस में कॉज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज, जिसकी वजह से वहाँ पे मस्कीटोज ग्रो करेंगे. दे विल द चॉक ड्रेन में ऑल्सो कॉल फ्लड लाइक सिचुएशन ड्यूरिंग रेन. अब जब नाले सारे बंद होंगे, चॉक्ड होंगे, तो क्या होगा, पानी जो है वो सही से फ्लो नहीं कर पाएगा. तो जब बहुत ज़्यादा बरसात होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो वो हमारे लिए एक फ्लड लाइक एटमॉस्फेयर या फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि पानी जो है वो प्रॉपरली नहीं फ्लो कर पाएगा बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज कॉज्ड बाय wrongful use of plastic, or you can say by throwing the plastic here and there. नेक्स्ट और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. अब ये जो प्लास्टिक बैग्स को कभी कभार किस पे यूज़ किया जाता है, किचन वेस्ट को डिस्पोज करने में. मीन्स किचन वेस्ट को इसके अंदर भर के फिर हम उसको फेंक देते हैं. अब जो स्ट्रे एनिमल्स है वो फूड की तलाश में, खाने की तलाश में, व्हाट दे विल डू, दे विल ऑल्सो स्वैलो द प्लास्टिक मटेरियल. वो उन प्लास्टिक को भी गलती से निगल लेते हैं. अब जब वो निगल लेते हैं तो उससे क्या होगा, दे विल ब्लॉक देयर फूड पाइप, जिसकी वजह से उनके फूड पाइप ब्लॉक हो सकते हैं एंड इट विल कॉज डेथ. ठीक है. ये एक प्रॉब्लम हो गया. साथ में एक और प्रॉब्लम क्या है, कहीं कहीं पे रबर और प्लास्टिक मटेरियल्स को बर्न किया जाता है ड्यूरिंग कोल्ड वेदर्स, खुद को गर्म रखने के लिए. मीन्स जो आग हमें मिलती है उससे हम अपनी बॉडी को हीट कर रहे होते हैं एंड उस आग में कभी कभार प्लास्टिक्स और रबर को भी जलाए जाते हैं. अब इस प्रैक्टिस से हार्मफुलनेस क्या है, इट इज़ वेरी मच बैड प्रैक्टिस, और यू कैन से इज़ अ वेरी टॉक्सिक एंड पॉइजनस प्रैक्टिस. बिकॉज जब हम किसी प्लास्टिक या रबर मटेरियल को बर्न करते हैं तो दे विल रिलीज टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैसेस. दिस विल कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स एंड इवन कॉज कैंसर. तो इसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या फिर कैंसर तक हो सकता है. ठीक है. एंड फाइनली एक और प्रॉब्लम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, दैट जो रिसाइकल प्लास्टिक होते हैं या फिर वॉश्ड प्लास्टिक्स होते हैं उसको हम ईटेबल स्टोर करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर कीपिंग और स्टोरिंग
eatables. For storing eatables, use bags from दी अप्रूव्ड क्वालिटी प्लास्टिक. फॉर ईटेबल्स, और जो हम अपने खाने के लिए जो भी चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं उनको हमें उन प्लास्टिक्स में स्टोर करना चाहिए जो कि उनकी क्वालिटी के लिए अप्रूव किया गया है, बिकॉज दे विल माइट रिएक्ट विद द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द foodstuffs and that of the plastics, and they can produce toxic substances. तो अगर वो प्लास्टिक्स में प्रेजेंट किसी केमिकल्स के साथ, किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाती है तो वो खाने को स्पॉइल कर देती है and they will release toxics in our body. Clear? Now what can we do to minimize the harmful effects of plastic? तो हमने देखा कि प्लास्टिक्स जो है वो हमेशा एज अ कर्स यूज़ नहीं होते, मीन्स वो हमेशा बुरी चीज़ों के लिए ही नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो किए जा सकते हैं. तो हम कैसे मिनिमाइज करें उन बुरी चीज़ों के प्रैक्टिस के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू मिनिमम. इफ़ पॉसिबल रीयूज़ दी प्लास्टिक बैग्स. तो सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक बैग्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो रिसाइकल बैग्स को यूज़ करना चाहिए. आस्क द शॉपकीपर टू यूज़ पेपर बैग. शॉपकीपर से कहें कि पेपर बैग्स दें. देन डू नॉट स्टोर ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग्स में ईटेबल्स को स्टोर ना करें. डू नॉट थ्रो यूज प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर एंड एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स दैट विल चॉक द ड्रेनेज सिस्टम. तो जो एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स है वो यहाँ वहाँ ना फेंके, जिससे कि जो ड्रेन है या सीवर सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए. ठीक है. और भी यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि डू नॉट पुट द डोमेस्टिक गार्बेज इनटू प्लास्टिक बैग वाइल डिस्पोजिंग इट इनटू द गार्बेज डंप. जब हम डोमेस्टिक वेस्ट को डंप करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उसको प्लास्टिक बैग्स में ना भरें, क्योंकि जो डोमेस्टिक वेस्ट है उनको हम डिग्रेड कर सकते हैं. दोज आर बायोडिग्रेडेबल, बट प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो उसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं बट बायोडिग्रेड नहीं कर सकते. इसीलिए दोनों को सेपरेट ही रखें. डोमेस्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करें. ठीक है. सो दीज आर फ्यू स्टेप्स और द फ्यू वेज विच वी शुड कंसिडर वाइल वी वांट टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ plastics. Clear? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.